देखिए, 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश राज्य की जो आरडीजी थी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट था, जो 1952 से मिल रही थी और तकरीबन 77 साल से मिलती आ रही थी, उसको बंद कर दिया है। तकरीबन 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का राज्य सरकार को प्रति वर्ष 2026 से लेकर 2031 तक उसका नुकसान तो होगा, लेकिन हमें अपने संसाधन को बनाना है, अपनी आय के स्रोत को बढ़ाना है। इन सब संदर्भ में बजट जो है प्रदेश की आत्मनिर्भरता के लिए बहुत जरूरी है। इस दृष्टिकोण से ये हमारी 5वीं बजट से संबंधित बैठक है और मेरा मानना है कि प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हिमाचल प्रदेश है वो इकोलॉजी के रूप में 90,000 करोड़ प्रति वर्ष की सेवा करता है, उसके रूप में हमें कुछ नहीं मिलता है। हमें अगर हम जंगल काटने की परमिशन दे दी जाए तो आरडीजी की भी जरूरत नहीं है। और अगर जो हमारे यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे हैं, वो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कर्ज मुक्त हो गए हैं, अगर उसमें 50% फ्री रॉयल्टी दी जाए तो भी आरडीजी की जरूरत नहीं है। लेकिन आरडीजी संविधान के द्वारा उन राज्यों को दी जाती है, आर्टिकल 275/1 के द्वारा, जिन राज्यों में आय और व्यय के बीच में अंतर होता है। हमारे जो आय के साधन है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, या तो उनका जो आय के साधन हमारे थे या तो हाइड्रो प्रोजेक्ट थे, वो एसजेवीएनएल, एनटीपीसी और एनएचपीसी ने ले लिए और उससे हमको सिर्फ 12% फ्री रॉयल्टी मिलती है। अब जो जितनी एक सीमा होती है एक राज्य की, उस सीमा के अंतर ही हम अपने टैक्सेस लगा सकते हैं और सरकार के पास टैक्स लगाने की पावर को जीएसटी के बाद खत्म हो गई है। तो अब दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कोई भी सामाजिक कार्य है उसको ना तो बंद करेगी, और जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी है उनको उनकी जो सैलरीज पेंशन की जो बात करते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई कटर हमारी सरकार नहीं लगाने जा रही है। हम जो चीज 10 रुपए की 50 रुपए में खरीदते हैं उसको स्थिरता लाने की हम कोशिश करेंगे और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बावजूद भी क्या हम आत्मनिर्भरता वाला, निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता का बजट पहले ही बजट से शुरू कर दिया गया था, जिसमें कई लोगों को नाराजगी हो रही थी कि इतने फैसले किए जा रहे हैं। अब तो हमारी जो 3 साल के बजट के बाद वो स्वरूप आत्मनिर्भरता का हमारे सरकार ने पकड़ लिया है। अब तो आगे बढ़ रहे हैं हम, और निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। सर, पंजाब को लेकर आपने कल टिप्पणी की है, आपको नहीं लगता कि क्या टकराव उसमें? नहीं, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर ने गलत आंकड़े विधानसभा के सभा पटल पर रखे। उन्हें जानकारी नहीं है कि हम पंजाब की गाड़ियों पर टैक्स, ऐसा कोई पंजाब की गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। ये गलत बात है। पंजाब हमारा परिवार, हमारे भाई की तरह है, परिवार के लोगों की तरह है। निश्चित रूप से उन्होंने गलत आंकड़े ये भी रखे कि उनका दिवालिया हो चुका है। हमारे हालात पंजाब से बहुत अच्छे हैं। वो हमने अपनी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभाला है, हमने अपनी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। और ये कहना कि पेंशन नहीं मिल रही, पे नहीं मिल रही, हमने तो ओल्ड पेंशन स्कीम 4 साल पहले दे दी। उन्होंने पंजाब के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जो वादा किया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम देनी, वो अभी तक नहीं दी। अब चुनावों से पहले कहीं झूठा लॉलीपॉप दिखा दे, उस बात को फाइनेंस मिनिस्टर अपनी सभा पटल पर बताते तो अच्छा होता। हम पर टिप्पणी करने से पहले हमारे आंकड़ों का अध्ययन कर लिया होता तो अच्छा होता। सर, एलपीजी की क्या स्थिति है? एलपीजी की स्थिति अभी ठीक है, अभी उतनी ज्यादा कमी नहीं है। हाँ, कमी जरूर है, लेकिन उसको पूरा करने की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। जो कमर्शियल यूनिट्स हैं, होटल, वहाँ निश्चित रूप से उसमें अब केंद्र सरकार ने कमर्शियल यूनिट को गैस देनी, केंद्र सरकार जितनी ज्यादा हमको सप्लाई करेगी उतनी ज्यादा हम उनको गैस के लिए हम लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी को बोला कि आप बात कीजिए। इसके अतिरिक्त सर, एसीबी और एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस को आरटीआई के दायरे, ये कानून की धारा के साथ ही किया गया है, किसी को ये नहीं किया गया। ये कई राज्यों की सरकारों ने ऐसा किया है। ईडी, सीबीआई भी कानून की धारा में होती है। जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उसकी जानकारी देने के मामले में ये सरकार का अधिकार है, कोई कानून के दायरे के तहत नहीं है। जिस दायरे में शक्तियां दी गई है उसी के तहत उसे बाहर किया गया है। केवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है दोनों, एसीबी हो चाहे कोई भी है, पर कानून के दायरे के अंदर ही किया गया। धन्यवाद।